नमस्कार दोस्तों, नए साल पर एक बार फिर बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जहां बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को गिराने को लेकर बड़ा धमकी दे डाला है। अब इस धमकी के बाद एनडीए के अंदर हड़कंप सा मच गया है। वहीं 24 घंटे के भीतर एक और नेता ने दावा कर दिया है कि कितना भी जोर लगा लो, नीतीश की पार्टी जेडीयू में टूट तय है। दावा किया गया है कि कई नेता उनके संपर्क में बने हुए हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। किस मामले को लेकर तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, आपको उसके बारे में आगे बताएंगे। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़े राज से पर्दा उठाया है। पर्दा उठाते हुए बताया कि उनको किस बात का डर सताता था, लगता था कि गड़बड़ हो जाएगी। अब इस राज से पर्दा उठा दिया है। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब बिहार सरकार ने पुलिस भर्ती के नियम में बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब इस तरह से पुलिस महकमे में बहाली होगी। नीतीश सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, आपको डिटेल से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो शपथ पत्र दायर किया था उसमें संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया गया है। जहां तेज प्रताप यादव के खिलाफ जोरसड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में गलत शपथ पत्र दाखिल कर संपत्ति का ब्यौरा छिपाने का आरोप है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित पदाधिकारी प्रभारी ब्रजेश कुमार के आवेदन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 क के अधीन जोसड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तेज प्रताप पर शपथ पत्र में संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया गया है। बता दें, 2020 के विधानसभा चुनाव में द्वितीय चरण की अधिसूचना के मुताबिक 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 अक्टूबर 2020 को तेज प्रताप यादव ने आरजेडी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें बताया गया कि तेज प्रताप यादव ने अपने अचल संपत्ति के संबंध में सूचना छिपाई थी। इसी सूचना छिपाने की शिकायत बिहार प्रदेश जेडीयू ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार से की थी। हालांकि आरजेडी का कहना है कि जो तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है उसे आरजेडी ने साजिश करार दिया है। आरजेडी प्रवक्ता ने अधिकारियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश देकर चुनाव आयोग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों की सूची महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपने और महामहिम द्वारा विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी करने के साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है। उसके बाद किसी को चुनाव प्रक्रिया पर यदि किसी भी तरह की आपत्ति है तो उसे निराकरण करने का अधिकार न्यायालय को है, न कि चुनाव आयोग को। बहरहाल बिहार में सियासी उठक पटक और बढ़ती जा रही है। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने सरकार गिराने की धमकी देकर भाजपा को बैकफुट पर ला दिया। जी हाँ, बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू के एक बयान के बाद हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को गिराने की धमकी दे दी। इसी के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी डैमेज कंट्रोल में जुट गए। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी सीनियर नेता है, उन पर घटक दलों की ओर से कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दरअसल ब्राह्मणों को गाली देने और फिर डैमेज कंट्रोल के रूप में जब मांझी सोमवार को ब्राह्मण भोज करा रहे थे, तब उसी वक्त बीजेपी नेता और मंत्री नीरज कुमार बबलू मांझी पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे और उन्हें राजनीति से संन्यास लेने की राय दे रहे थे। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, मगर ऐसा लग रहा है कि अब मांझी पर उम्र का दुष्प्रभाव रहा है। मांझी को समझना चाहिए कि उनका बेटा भी नीतीश कुमार सरकार में मंत्री है और इस प्रकार के अनाप शनाप बयान से उन्हें बचना चाहिए। मांझी को राजनीति से संन्यास लेकर राम नाम जपना चाहिए। अब नीरज कुमार बबलू के इसी बयान के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी आग बबूला हो गई। नीरज कुमार बबलू के बयान पर मांझी की पार्टी इतनी ज्यादा आग बबूला हो गई कि उन लोगों ने अपने 4 विधायकों के सहयोग से चलने वाली नीतीश कुमार सरकार को गिरा देने तक की धमकी दे डाली। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि जीतन राम मांझी को नीरज बबलू की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। नीरज बबलू को ध्यान रखना चाहिए कि अगर मांझी ने अपने 4 विधायकों का समर्थन सरकार से हटा लिया तो नीरज
बबलू मंत्री भी नहीं रहेंगे और सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए नीरज बबलू को बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। हालांकि इस धमकी के बाद अब भाजपा में हड़कंप सा मच गया। सुशील मोदी डैमेज कंट्रोल में जुट गए। इस धमकी से जिस तरह से बीजेपी को सांप सूंघ गया और वो पूरे तरीके से बैक फुट पर आ गई। बीजेपी के तरफ से पूरे विवाद पर डैमेज कंट्रोल के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को उतार दिया गया। सुशील कुमार मोदी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि मांझी को सीनियर नेता बताया और याद दिलाया कि जब भाजपा नेता गजेंद्र झा ने मांझी की जुबान काटने की धमकी दी थी तो पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था और संदेश दिया था कि दलित समाज को धमकाने या अपमानित करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि जीतन राम मांझी के इस धमकी के बाद अब आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि ये लोग भारी मन से बिहार में सरकार के साथ में हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही, तो उससे साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी यानी बिहार सरकार में शामिल हैं। उनका कहना है कि भले ये लोग बिहार सरकार के गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन उन लोगों का यहाँ पर दम घुट रहा है। उनका कहना है कि इन दोनों के भरोसे ही बिहार में सरकार चल रही है, लेकिन अगर यही लोग उत्तर प्रदेश में जाकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो इसका स्पष्ट संदेश है कि इसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। यानी कि कहीं न कहीं जीतन राम मांझी के पार्टी के उस धमकी के बाद अब आरजेडी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। वही आपको बता दे, मुख्यमंत्री ने खुद बताया ये राज कि किस बात का उन्हें सताता था डर, लगता था हो जाएगी गड़बड़। जी हां, आपको बता दे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। कठिन से कठिन मसलों पर भी वे फैसले लेने में चूकते और हिचकते नहीं हैं। लेकिन अब खुद उन्होंने बताया है कि एक बड़ा फैसला लेने के लिए उन्हें कितना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्होंने खुद बताया कि पुरानी सरकार का हाल देखकर वे चाहते हुए भी इस दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। बिहार में अपनी सरकार बनने के बाद यह फैसला लेने के लिए उन्होंने लंबा इंतजार किया और यह फैसला भी तब लिया जब पटना में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ महिलाओं ने उनके सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी वर्षों की इच्छाएं पूरी करते हुए फैसला तो लिया, लेकिन इसके लिए भी उन्हें कितना संभल कर कदम आगे बढ़ाना पड़ा। उन्होंने बताया कि ऐसे ही फैसले के बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार आजकल समाज सुधार अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत उन्होंने राज्य के हर प्रमंडल में यात्रा करने का सिलसिला शुरू किया है। वे अपनी इस यात्रा के क्रम में जीविका दीदियों के साथ संवाद करते हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर शराबबंदी, दहेज उन्मूलन और बाल विवाह निषेध जैसे मसलों पर बात करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में अपनी ये पीड़ा सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि वे कभी भी शराब के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर सरकार का हश्र देखकर उन्हें सोचना पड़ता था। लगता था कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर दे। तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने पहले भी बिहार में शराबबंदी लागू की थी। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने यह फैसला लिया, लेकिन 2-2.5 साल में ही उनकी सरकार गिर गई। बाद में शराबबंदी का फैसला भी सरकार ने वापस ले लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 से ही वे शराब के खिलाफ अभियान चला रहे थे। 2015 में जब उनकी सभा में जीविका समूह की दीदियों ने शराबबंदी की मांग उठाई तो उन्होंने इस राह पर चलने का फैसला कर लिया। 9 जुलाई 2015 को उन्होंने जीविका दीदियों के सामने ही शराबबंदी का वादा किया और 2015 में ही नवंबर महीने से इसके खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत करा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू कर दी गई। लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? शहर में तो उतना अधिक अभियान चलाया नहीं गया। यह सोचकर शुरू में केवल गांवों में ही पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। 1 अप्रैल को तय किया गया कि शहरी इलाके में विदेशी शराब बिकती रहेगी, लेकिन शराबबंदी को जिस तरह लोगों का साथ मिला
5 अप्रैल 2016 को ही पूरे राज्य में शराब को पूरी तरह बंद कर दिया गया। बिहार में 2021 का अंत शराबबंदी के खिलाफ सबसे बड़े अभियान के साथ हो रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर साल के आखिरी महीनों में सबसे तीखी चर्चा हुई है। इसमें सरकार के बयान, विपक्ष के आरोप और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी तक शामिल है। बहरहाल आपको बता दें, बिहार सरकार ने पुलिस भर्ती नियम में बड़े बदलाव किए हैं। जी हाँ, बिहार में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया बदल गई है। बिहार सरकार ने पुलिस कर्मियों पर बढ़ रहे काम के दबाव को देखते हुए और लंबित मुकदमों के मद्देनजर लंबी पुलिस भर्ती को साइडलाइन कर दिया है। अब इसके तहत अब जो नई भर्तियां की जाएंगी वे त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से होंगी। हालांकि इनका कार्यकाल भी थोड़ा अलग और संक्षिप्त होगा। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर दी जाएगी नौकरी। बता दें, इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक आदेश और दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि नई त्वरित भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर नौकरियां दी जाएंगी। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में जानकारी दी गई है कि राज्य में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर बिहार पुलिस में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के रिक्त पदों पर रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मियों की बहाली की जाएगी। यह फैसला पुलिस महकमे में मुकदमों के बढ़ते दबाव और जांच अनुसंधान के लिए पुलिस कर्मियों की कमी के मद्देनजर लिया गया है। हालांकि रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर तक के खाली पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को दोबारा नियुक्तियां दी जानी है। इसके अनुबंध के आधार पर कर्मियों को नियुक्ति दी जाएगी।